दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक और अन्य विषय के साथ आपसे जुड़े हैं। वो बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर में विशेष रूप से, और जहां-जहां भी अधिग्रहण भूमि का हो रहा है वो लगातार मुद्दा बना रहता है, जिसे हम किसान आंदोलन के रूप में देखते हैं। और किसानों की अपनी समस्याएं हैं। वो किसान आंदोलन केवल आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए, वो आजादी से पूर्व भी अलग-अलग संदर्भों में देखा गया, अलग-अलग संदर्भों में उसकी व्याख्या की गई। और किसान लंबी एक परंपरा है आंदोलन की, जो देश हित में और समाज हित में वो करते आ रहे हैं। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और रूपेश वर्मा सर लगातार जो किसान आंदोलन है उसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, और वो न केवल एक आंदोलन तक सीमित है बल्कि किसान आंदोलन की एक वैचारिक जो पृष्ठभूमि है उसको भी लेकर के वो पूरी तरह से क्लियर है। उनका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। वो मूल रूप से किसानों की बात उस रूप में करते हैं जिससे सीधा सीधा फायदा वास्तविक रूप से किसानों को मिल सके, न केवल हाहुल्ला मचाया जाए। वास्तविकता क्या है किसान आंदोलन की और क्या उसकी आवश्यकता है, आज हम बात करेंगे रूपेश सर से। जी नमस्कार जी, तो सर सबसे पहली बात तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और न केवल आजादी के बाद बल्कि आजादी से पूर्व भी किसान आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है। तो पहले किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं आजादी से पूर्व की और एक आजादी के बाद की, तो क्या तो इनमें समानताएं आई हैं और क्या असमानताएं आई हैं? सुमित भाई, जो किसान आंदोलन आजादी से पहले का था, जैसे मैं यहाँ किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ जी। किसान सभा देश का जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे पुराना भी संगठन है, और इसकी करीब 1.5 करोड़ सदस्यता है पूरे भारत। और इसकी स्थापना 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। और इसकी स्थापना में जो शामिल लोग थे वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग इसकी स्थापना में शामिल हैं। और इसका पर्पज ये था कि किसान आंदोलन को भारत में खड़ा किया जाए, और इसका पर्पज ये भी था कि किसान आंदोलन को जमींदारी प्रथा के खिलाफ खड़ा किया और जमींदारों के खिलाफ इसे मुद्दा बनाया जाए। इस पर्पज से किसान सभा को खड़ा किया गया। इसमें बहुत सारे मूवमेंट हुए, जैसे गांधी ने नील का मूवमेंट किया था, नील के किसानों की मुक्ति के लिए मूवमेंट किया था। ऐसे ही 1948 में जो तेलंगाना मूवमेंट, वो एक माइलस्टोन मूवमेंट है, और उस मूवमेंट में जमींदार जो थे निजाम, उनके खिलाफ मूवमेंट हुआ और 4000 से ज्यादा लोग उसमें किसान जो शहीद हुए। लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि पूरे देश में जमींदारी विनाश के लिए अधिनियम उत्तर प्रदेश में भी बना, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में खासकर जो जमीन है खेती करने वालों पे, जिन्हें जमीन का मालिकाना नहीं था, उनके हाथ में आई इस मूवमेंट की वजह से। आजादी के पहले जो इसका खास मकसद था किसान आंदोलन का, वो था जमींदारों से किसानों की जमीन की मुक्ति। लेकिन आजादी के बाद और खासकर हरित क्रांति के बाद मुद्दा आ गया कि कर्ज माफी कैसे हो और फसल का उचित दाम कैसे हो। और आज तक भी सरकारें, तमाम स्वामीनाथन कमीशन बने या और भी कई कमीशन बने, उन्हें आज तक फेयर प्राइस का मुद्दा जूं का त्यों आज के दिन किसान का अभी हल हुआ नहीं है। जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा उसका हल हुआ नहीं है, कर्ज माफी का मुद्दा उसका हल हुआ नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई किसान की कर्ज माफी की, तो हमारा इसमें कहना यह है कि कॉरपोरेट के लिए तो आप 20 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी कर देते हो, वो किसान जिसे अपनी मेहनत का हिस्सा भी नहीं मिलता। दरअसल पूरी यदि आप इकोनॉमी देखोगे हिंदुस्तान, तो उसमें आपका चावल हो, गेहूं हो, या अन्य खाद्य सामग्रियां हो, या दूध हो, तो उसमें किसान सब्सिडाइज करता। किसान की लागत दूध में आ रही है 200 रुपये प्रति किलो, और उसे बेच रहा है वो 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो। तो जो 150 रुपये उसे मिलने चाहिए, वो 150 रुपये तो उसे नहीं मिल रहे जी। और 150 रुपये वो सब्सिडाइज कर रहा जो शहर में लोग दूध पी रहे हैं उनको। ये बुनियादी बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कोई फैक्ट्री मालिक है, जब वो एक चप्पल बनाता या एक टी शर्ट बनाता, तो वो हर चीज को फैक्टर में लेता। वो जमीन का भी फैक्टर लेता, उसका कच्चे माल का भी फैक्टर लेता, वो लेबर का भी फैक्टर लेता, वो अपने प्रॉफिट का, ब्याज का, सबका फैक्टर लेकर के फिर प्रॉफिट रखता।
यदि आप किसान का ऐसे फैक्टरिंग करोगे, तो मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो दूध की लागत आ रही है आपकी 200 रुपये प्रति किलोग्राम, और उसे मिल क्या रहा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। उसका घाटा कितना होगा 150 रुपए प्रति किलोग्राम जी। तो उसे एक तो प्राइस यदि आप दे दोगे, तो कर्ज माफी का मुद्दा तो अपना आप खत्म है जी। एक अभी वर्तमान में जो बहुत लंबा किसान आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डर को घेरे रखा उसमें, और वहाँ 3 जो कृषि कानून आए उसके विशेष रूप से विरोध में था, और वहाँ एमएसपी की बात भी चली। तो ये जब आंदोलन समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद आज लंबा समय हो गया, तो उस किसान आंदोलन को उस रूप में आप सफल मानते हैं? क्या वो जो आंदोलन था, जो मांगे थी, पूरी हो पाई कि पहले की तरह से वही सरकारों के डोलमुल रवैये रहे? इसमें सुमित भाई बहुत क्लियर हमें होना चाहिए। जो भाजपा सरकार है वो वर्तमान में जो किसानों को छोटी मोटी राहतें मिली हुई है एमएसपी के जी जी या जो मंडियों के रूप में, सरकारी मंडियों के रूप जी में, जी या उन्हें जो प्रोटेक्शन कानून में मिली हुई है, या जो भंडारण पर रोक लगी हुई है, अवैध भंडारण पर जो रोक लगी हुई है, उस सिस्टम को खत्म करके और उसकी जगह प्राइवेट सिस्टम लाने की बात हो। तो वहां तक तो अभी आंदोलन सफल है कि उसको टालने में सफल हुआ। जी जी। लेकिन जो किसानों की समस्याएं थी, ये तो दरअसल हमला था, ये कोई समस्या हल करने के लिए आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन था जो किसान के हक और हकूक बने हुए थे उन पे हमला था, यानी कि अभी तक जो मिल रहा था उसे भी छीन लेने की बात थी। जी जी। तो उस रूप में आंदोलन सफल रहा कि उसके हमले को हमने पीछे हटा दिया जी। अच्छा, दूसरी जैसे मैंने एमएसपी की बात की, तो क्या एमएसपी पहले से चला रहा एक मुद्दा है या ये वर्तमान में इस पर एमएसपी तो पूरा आजादी के बाद से लगातार, और आजादी के पहले भी इसका किसान की फसल के दाम का मुद्दा, तो जब से किसानों ने फसल बाजार बनने शुरू हुए दुनिया में, जी जी जी, या शहर बनने शुरू हुए, तभी से ही मुद्दा। जी जी जी। जैसे ही किसान ने अपनी जमीन फसलें बेचनी शुरू की हैं, तभी से उसके फेयर प्राइस का मुद्दा इतिहास में है जी। तो ऐसे ही वो भारत में भी है। और हरित क्रांति के बाद चूंकि उत्पादन में वृद्धि हुई, सरप्लस ज्यादा पैदा हुआ, तो वो मुद्दा आज भी है। और इसमें जो एमएसपी का मुद्दा है, स्वामीनाथन कमीशन किस पे बना है? एमएसपी पे तो बना है। जी जी। तो एमएसपी की गारंटी किससे चाहिए? सरकार का, सरकार से चाहिए। और सरकार को भी ये नहीं कि सरकार के उसमें कोई खर्चा आना उसमें, सरकार का ये काम ही है कि वो एमएसपी तय करे, और जो भी प्राइवेट कंजम्पशन है भाई उन्हें तो कम पैसा मिल रहा है। जैसे मान लिया मैं दूध खरीद रहा हूं, तो दूध मुझे 200 रुपये से कम नहीं मिलेगा, ऐसा कानून आ जाना चाहिए, किसान को ठीक पैसा मिल जाए। जी। एक तरफ हम जैसे किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपने मुद्दे हैं, उसकी अपनी आवश्यकता है, लेकिन जब हम जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और एनसीआर को अगर हम ले लें, तो धीरे धीरे यहाँ औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ा है, कृषि भूमि समाप्त हुई है, तो और एक तरह से युवाओं का मोहभंग भी है कृषि से, क्योंकि वो उनका जो खर्च है पूरी तरह से वहां से नहीं निकल पाता है। तो जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो ये एक अलग मुद्दा है कि क्या युवा उससे जुड़ रहे हैं, क्या ये अभी बुजुर्गों की जिम्मेदारी रह गई है? तो ये बहुत उलझा हुआ मुद्दा, और इस पर हमारा लगातार बहुत अनुभव है काम करने का, एक्विजिशन वाले मुद्दे पे जी। तो एक्विजिशन में पहली बुनियादी बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि जो नई पीढ़ी है वो उसका खेती में इंटरेस्ट नहीं रहा जी। और उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि जमीन चली जा रही है। हाँ, जो युवा इस बात को समझ रहे हैं कि भाई ये कम रेट पे जा रही है, या सरकार इसे लूट ले रही है, या ज्यादा इसकी उपयोग ला करके ज्यादा मुनाफा दूसरे लोग कमा रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं आंदोलन से। जी। अब वो स्थिति नहीं है कि केवल बुजुर्ग ही जुड़ रहे हैं, अब युवा भी जुड़ रहे हैं, और इस मांग के साथ जुड़ रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, या देना चाहते हैं तो फेयर प्राइस पे देना चाहते हैं। इसको लेकर के कानून भी बना है, लेकिन सभी स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी शामिल है, और मसलन यदि गौतम बुद्ध नगर की बात करोगे, तो गांवों को जानबूझ करके शहर की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया, पंचायतें खत्म करके, जिससे कि उन्हें 4 गुने के बजाय केवल 2 गुना मुआवजा देना पड़ा। और सर्कल रेट पिछले 12 साल में नहीं बढ़ाया, लास्ट जो सर्कल रेट बढ़ा था वो 2014 में बढ़ा था। 11 साल पूरे हो गए, और पिछले 2 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सर्कल रेट रिवाइज हो, और हमें डीएम के स्तर पर केवल आश्वासन मिल रहा कि हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन रिवाइज अभी तक नहीं हुआ। तो ये सारी जो साजिशें हैं वो केवल किसान की जमीन को सस्ते से सस्ते दाम पर लेने की है, जबकि अभी गौतम बुद्ध नगर में जमीनों के भाव कहीं भी 1 लाख रुपये से, जहां पर शहरीकरण हो रहा, कम नहीं है, और किसान को क्या दे रहे हैं 4125 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
और जो कॉमर्शियल जमीन है वो बिक रही है 4 लाख रुपए मीटर पे, रेजिडेंशियल बिक रही है कम से कम 1 लाख रुपए मीटर पे और 2 लाख रुपए तक बिक रही है। तो जो ये अंतर है इसमें, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और संविधान के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सरकार जिद्दी होती है माननीय, तो वहां टकराव क्या आवश्यक हो जाता है इन आंदोलनों में? टकराव तो देखो होता नहीं है, और कभी इंटेंशन किसान आंदोलन की, हमारी किसान सभा की टकराव की रहती है। सरकार जरूर टकराव करना चाहती है, लेकिन हमेशा हमने टकराव में कभी हम गए नहीं। और ये होता है लाठीचार्ज करती है तो सरकार ही करती है। हमने कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने किसी पुलिस वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया, और सरकार हमें गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है, हम पर नाजायज मुकदमे भी कर देती है। तो किसानों ने कभी भी हिंसक आंदोलन की राह नहीं पकड़ी और अपने आंदोलन को संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से उठाया। हाँ, सरकार ने गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाए, हम पर लाठीचार्ज भी किया, हमें जेल भी भेजा, हम पर मुकदमे। जी, क्या सरकार और किसान आंदोलनों के बीच संवाद का कोई ऐतिहासिक जो परंपरा चली आ रही है, या धीरे धीरे ये बंद है? देखो, अखिलेश सरकार के स्तर पर डायलॉग होता था, और यहां तक कि राहुल गांधी की जब सेंटर में सरकार थी तो पुराने कानून को बदलवाने के लिए हमारे बहुत सारे डेलिब्रेशन उनके साथ हुए, बहुत सारी बातचीतें बहुत सारी बार हुई जी। लगातार हमने एडवोकेसी की, कंपेनिंग की, हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, और कांग्रेस सरकार ने बात सुनी जी, और सुन करके कानून भी लेकर के आई। लेकिन बीजेपी में वो इसको पूरी तरह खत्म, बीजेपी की सरकार ने आते ही अध्यादेश के माध्यम से नए कानून को खत्म करने की कोशिश करी। हमने उसमें आंदोलन किया और सरकार नाकाम रही उसको बदलने में। लेकिन उन्होंने राज्य सरकारों को ये छूट दे दी कि वो दूसरे तरीकों से किसानों को उसके फेयर प्राइस से वंचित कर दें, जैसा कि मैंने अभी आपको गौतम बुद्ध नगर के बारे में उदाहरण दिया। ठीक है। एक और ये है कि सर, जब सरकार नहीं सुनती है तो कई बार आंदोलन बहुत लंबा चलता है। तो जब लंबा आंदोलन चलता है तो क्या वो जो किसान संगठन है उस आंदोलन की वो क्षमता मानी जाए, उसकी ताकत मानी जाए? और दूसरी ओर लंबा चलने की वजह से जो सामान्य जन है उनके मन में आंदोलन के प्रति कहीं ना कहीं एक तरह का अलगाव हो जाता है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? जो शहरी समुदाय है वो आंदोलन से अलग थलग है जी। और वो किसानों के मुद्दों को ठीक से समझता भी नहीं है। तो उसको तो कैंपेन का मामला। अब चूंकि सोशल मीडिया पे हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। हमें वही इससे आगे ये जुड़ा हुआ आपने जोड़ दिया इसमें। तो जो सहानुभूति है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की होती है, और जो शहरी क्षेत्र का है वो उस तरह की सहानुभूति नहीं रखता, क्योंकि वो उसके मुद्दे नहीं है। तो मुद्दे भी नहीं है, वो इग्नोरेंट भी है और उसे जानकारी भी नहीं है। जैसा शहर के बहुत सारे, चूंकि हम शहर में भी रहते हैं, तो जो हमारे संपर्क में लोग हैं और जब वो गहराई से देखते हैं आंदोलन में, जब वो आकर के हमारे मुद्दों को समझते हैं तो उनकी सहानुभूति भी है। कई लोगों ने हमें आर्थिक मदद भी दी है और कई बार हमारे आंदोलन में शामिल भी हुए हैं, बशर्ते उन तक वो जानकारी सही रूप में पहुंचे। और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया, जो हमारा लोकल मीडिया, वो तो हमारे खबर छापने में हमारी मदद करता जी, और हमारी खबर छपती भी है। जी जी जी। हाँ, नेशनल मीडिया में हमारी कोई पकड़ भी नहीं है जी, और नेशनल मीडिया हमारी बात को कई बार नहीं उठाता। जी जी जी। जब हम शुरुआत में हमने आपसे बात की तो आपने एक बहुत किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लंबी परंपरा, चाहे उसमें सरदार पटेल हो, सहजानंद हो, विजय सिंह पथिक हो, ये एक लंबी परंपरा है जो किसान आंदोलन से लोग जुड़े रहे और आजादी के पूर्व भी आंदोलन किए, आजादी के बाद भी। आप भी उस परंपरा का एक हिस्सा है। आपकी ट्रेनिंग, मैं कहूंगा, उस तरह की विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते हुए आप तमाम मुद्दों से जूझते रहे और विश्वविद्यालय में कुछ मानक है जो आपके द्वारा स्थापित किए, तो वो आप में आंदोलन की प्रवृत्ति और गलत चीजों के प्रति विद्रोह की प्रवृत्ति आप में आई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन लोगों के आपने नाम लिए जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, क्या वर्तमान में भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग उनसे कुछ सीख लेते हैं, उनसे संबंधित साहित्य या उस तरह की चीजों को पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं? वो तो सुमित भाई ऐसा है कि जैसा हमारा इलाका है तो यहाँ हमने देखा कि लोगों में पढ़ने की परंपरा कतई भी नहीं है। हाँ, हम अपने लोगों को भाषण दे करके, बात बता करके कुछ जागरूकता डालने की कोशिश करते हैं, कुछ जागरूकता उनमें आई भी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो किसानों के मुद्दों से पूरी तरह अभी वाकिफ नहीं है, उसके इतिहास से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, तो पढ़ाई की कमी तो है। और अपने संगठन में हम अपने नौजवानों को कोशिश करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो इन चीजों को जाने समझें, जिससे कि उनमें एक परिपक्व नेतृत्व पैदा हो सके। जी।
अंत में सर एक जो प्रश्न ये बनता है कि भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, वहाँ एक संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और इसके साथ साथ कृषि प्रधान देश भी है। फिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि बार बार, आजादी के पूर्व की बात हम नहीं करते, दूसरा शासन था, आजादी के बाद जो हमें अधिकार मिले वो सबको मिले, किसानों को भी मिले, तो क्यों उन्हें बार बार सड़कों पर आना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए? और एक कष्ट तो है ही है कि लगातार आते हैं, और एक एक अलग तरह के समाज में, जब आपने कहा कि शहरी समाज तक वो मीडिया के माध्यम से प्रॉपर चीजें नहीं पहुंचती पहुंचती हैं, तो वहां सहानुभूति न होकर के किसानों के प्रति बहुत सारी ऐसी चीजें उनके मन में आती है कि पता नहीं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप का नजरिया क्या है कि देखो, एक तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट जो किसकी है। स्टेट क्या किसान की है या स्टेट इंडस्ट्री वाले की है? तो यदि आप गौर करोगे तो स्टेट जो है इंडस्ट्री की होती है। स्टेट जो रूलिंग क्लास है वो रूलिंग क्लास किसान नहीं है, रूलिंग क्लास है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वाला या सर्विस सेक्टर वाला या बिजनेसमैन कह सकते हो आप उसको। उसके जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा स्टेट, और उसके इंटरेस्ट टकरा रहे किसानों के साथ। मसलन फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए और वो भी सस्ते रेट पे चाहिए, तो स्टेट को यह तय करना पड़ेगा कि हम सस्ते में लेंगे कि महंगे में लेंगे। तो स्टेट ने तय कर रखा कि हम जमीन को सस्ते में लेंगे और इंडस्ट्री वाले को देंगे, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। वो ये नहीं कह रहे कि हम किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सस्ती जमीन हमें लेनी पड़ेगी, और सस्ती जमीन लेने में ये किसान संगठन अड़चन पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब देश के विकास में अड़चन पैदा कर रहे हैं, इसलिए असामाजिक तत्व वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ जो भी उन्हें लगता है, जैसा हमारा नजरिया उनके नजरिया में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास। तो स्टेट हमें इसको लेकर के बहुत क्लियर है, ज्यादातर नेता इस बात को लेकर के क्लियर नहीं हो, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई ये किसानों के खिलाफ ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद यहाँ इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनाने के पीछे कोई खेती का विकास करना नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है इंडस्ट्री के विकास के लिए, और इंडस्ट्री के विकास के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए जमीन, और जमीन भी चाहिए सस्ते रेट पे। ये समस्या है, तो इस बात को हम समझते हैं, और हमें ये पता है कि स्टेट किसी के भी, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार तो और खराब रूप में है, डायलॉग भी नहीं करती है, और किसान आंदोलन के दबाव में जो थोड़ी बहुत राहत मिलती थी वो भी मिलनी इस सरकार में बंद हो गई। जी, तो आपके जो बातचीत से एक चीज स्पष्ट ये आई कि किसान आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही, और किसान जैसे आजादी से पूर्व अंग्रेजों से वो लड़ रहे थे अपने हक और न्याय के लिए, कमोबेश वर्तमान में भी स्थिति किसान के साथ वैसी ही है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई एक आशा की किरण लगती है कि किसानों को न्याय मिलेगा और उस सड़कों पर बिना उतरे ही उनकी बात सुनी जाएगी? ऐसा कोई आपको रास्ता लगता है? बिल्कुल इसका रास्ता है, और ये निर्भर करेगा कि जो किसान संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो किसानों की राजनीति खड़ी करें। इसका एक उदाहरण चौधरी चरण सिंह है। तो चौधरी चरण सिंह ने जो जातियां किसानी करती थी उनको इकट्ठा किया और एक राजनीतिक दल बनाया, और कुछ समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की। उसी को एक बड़ा रूप यदि हम देते हैं, जैसा अब इसमें सबसे बड़ी अड़चन है सांप्रदायिक राजनीति। अब किसान को यदि आप सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर बांट दोगे तो उसकी एकता हो जाएगी छिन्न भिन्न, और मुद्दे चले जाएंगे पीछे, और उसे हिंदू होने का सुख दे दो या मुस्लिम होने का सुख दे दो, तो ना तो एमएसपी पे बात होनी है, ना फिर एक्विजिशन पे बात होनी है। तो किसान का मुद्दा किसान की राजनीति पे खड़ा होगा, और किसान की राजनीति खड़ी करेंगे किसान संगठन। तो किसान संगठनों की दो भूमिका बनती है। पहली तो बनती है कि वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो काम कर रहा है वो बहुत जरूरी है, वो राजनीतिक दल नहीं कर सकता, वो उन्हें करते रहे। दूसरी ये है कि उन्हें राजनीतिक दलों को या राजनीति को, तो अपना दल भी किसानों को खड़ा करना चाहिए, जैसे चौधरी चरण सिंह का दल था। ऐसे बहुत सारे दल हैं जो कहते हैं हम किसानों की राजनीति करते हैं। तो ऐसे दल को खड़ा करके, उसकी राजनीति खड़ी करके, और उसके एजेंडे पे ये बात जब तक नहीं आए, तो क्यों करे कोई दल? जी, किसी दल को यदि आप इसी आधार पर वोट दोगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं जाट हूं, तो वो एमएसपी पे बात क्यों करेगा?
हाँ, यदि आप एमएसपी पे वोट दोगे तो वो एमएसपी पे बात करनी पड़ेगी, उसे एमएसपी पे उसे काम करना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून लाना पड़ेगा। और यदि आप बात नहीं करोगे तो नहीं लाएगा। अब जैसे दिल्ली का आंदोलन हुआ था, तो दिल्ली का आंदोलन तो सफल हो गया, लेकिन बीजेपी को हराने में असफल हो गए किसान। भाई इसकी सीट 50 ही रह जाती, हिम्मत नहीं होती कभी जिंदगी में। और जो भी दल चुनकर का आते, उनकी हिम्मत नहीं होती कि किसानों की बात ना सुनी जाए। भविष्य में किसानों की बात सुनी जाती। और आपका कहने का अर्थ है कि जब तक किसान जातियां एकजुट नहीं होंगी तब तक कोई इसकी हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जब तक आप अपनी राजनीति खड़ी नहीं करोगे तो मैं कोई सुनने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने किसान आंदोलन के संदर्भ में बेबाकी से अपनी राय रखी और बहुत सारे मुद्दों से हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।